कि एक सुनहरी दोपहर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स के बीच पोलो का मैच चल रहा था। देखने वालों में से एक का नाम था सीजर दे ट्रे। ये जनाब स्विस घड़ियों के शौकीन थे। मैच के बीचों बीच घड़ियों की बात चलने लगी। एक ब्रिटिश अफसर ने कहा कि यार, बॉल लगने से घड़ी का कांच टूट जाता है, कोई ऐसी घड़ी है क्या जिसका कांच न टूटे? ऐसा पक्का कांच बनाना तो संभव नहीं था, लेकिन सीजर के दिमाग में एक डिज़ाइन का आइडिया आया। उन्होंने येगर लिकोल्टा नाम की स्विस कंपनी से बात की और ऐसी घड़ी का डिज़ाइन तैयार करवाया जिसका डायल पलटा जा सकता था, यानी खेलने के दौरान डायल के पीछे वाला हिस्सा आगे कर सकते थे और आगे वाला पीछे। इस घड़ी को नाम मिला रिवर्सो। घड़ी लॉन्च हुई और हाथों हाथ बिकने लगी। भारत में स्विस घड़ियों की बड़ी मांग थी, खासकर राजा महाराजाओं के बीच। खास ऑर्डर से ऐसी घड़ियां भी बनती थी जिनके डायल में तस्वीर लग सकती थी और जिन्हें तोहफे में देने का चलन था। कट टू 2004। येगर लिकोल्टा अपने म्यूजियम के लिए पुरानी घड़ियों को ढूंढ रही थी और इस दौरान एक ऑक्शन में उन्हें एक 1932 मेड रिवर्सो मिली। इस घड़ी में एक भारतीय राजकुमारी का चेहरा बना हुआ था। बहुत खोजबीन हुई। जब एक घड़ी बनी थी तब 520 से ज्यादा रियासतें थी, इसलिए तमाम एल्बम खंगाले गए। फिर जाकर एक रानी पर ठहरी ये खोज। आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो इसी रानी से जुड़ा है। रानी जो सही घड़ी पर सही कदम न उठाती तो भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्से हम इसमें आपको रोजाना सुनाते रहते हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है। इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो एक किताब के बारे में आपको जानना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ चंगेज खान नाम की एक ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही अगर आप कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने में भी इंटरेस्टेड हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट मिल सकती है, बशर्ते आप एक छोटा सा कोड डालें LT50। चलिए अब आज के किस्से पर चलते हैं। 1947 का साल था। आज़ादी से पहले ही रियासतों को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा राज्य पर माणिक्य वंश का राज था। राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। आज जो त्रिपुरा है, अंग्रेज उसे हिल टिप्पोरा के नाम से बुलाते थे। साथ ही इसमें टिपेरा जिला भी आता था। पहले उदयपुर इसकी राजधानी हुआ करता था। नॉर्थ ईस्ट में एक उदयपुर है उस तरफ। फिर 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया। त्रिपुरा के राजा तब आसपास के इलाके जैसे नुआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था। अब देखिए आज़ादी से ठीक पहले क्या खेल हुआ। रेडक्लिफ ने बंटवारे में टिपेरा जिला, नुआखाली समेत काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में ही गया, जबकि यहाँ 97% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की थी और ये लोग भारत से ही जुड़ना चाहते थे। मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से ही इसको लेकर प्रयासरत थी। दंगों का माहौल बना तो इन इलाकों से लोग भागकर त्रिपुरा और आसपास के राज्यों में शरण लेने पहुंचे। 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम ने घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर इत्तला भी कर दी। इसके कुछ दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा का देहांत हुआ। युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे, इसलिए एक रीजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम सौंप लिया महारानी ने। इनका नाम था कंचन प्रभा देवी। 1914 में पैदा हुई कंचन प्रभा पन्ना के महाराजा की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था। महाराज की मौत से सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी अब, और बाहरी और भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की। राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्जय किशोर। इनकी खुद राजा बनने की तमन्ना थी। दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिफ उर्फ गेडू मियाँ से हाथ मिला लिया, जो तब उस इलाके के सबसे रईस लोगों में से एक थे और अंजुमन-ए इस्लामिया के नाम से एक संगठन के लीडर भी होते थे। इस संगठन को मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल था, जिसके हौसले चिटगांव और टिपेरा को पाकिस्तान को दिए जाने से पहले ही बढ़े हुए थे। बारिक और दुर्जय चाहते थे कि त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, जिसके बाद सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती, लेकिन इनके सामने दिक्कत थी। 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को सूचित कर दिया कि महाराजा वीर विक्रम पहले ही भारत में मिलने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया था। माहौल भड़काने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने स्थानीय समर्थन जुटाना शुरू किया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए दुष्प्रचार करने लगे। जैसे ही महारानी को इसकी खबर लगी, उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए। परिषद में कई मंत्री दुर्जय का समर्थन करते थे और ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर
कईयों को राज्य से बाहर भेज दिया गया और उनके राज्य में घुसने पर रोक भी लगा दी गई। महारानी जानती थी सरदार पटेल को इसकी खबर मिलना बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है। वो अपने पिता के साथ पहले भी पटेल से मिल चुकी थी। अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक खबर भिजवाई। पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालत पर नजर रखने को कहा। महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग में भी रखा गया और कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी को त्रिपुरा के लिए रवाना कर दिया गया। भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया और भारत सरकार से नेगोशिएट करने के लिए स्वयं प्रतिनिधि बन गई। इसके 1 साल बाद तक स्थिति यथावत रही। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं होने दिया। वहीं पटेल ने सुनिश्चित किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न करे। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर भारत में विलय हुआ। 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। अब आते हैं इस सवाल पे कि उस घड़ी का क्या हुआ जो 2004 में मिली थी। येगर-लिकोल्टा कंपनी ऑक्शन में 50 लाख रुपए देकर इस घड़ी को खरीदती है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है वैली डी जू। इसी घाटी में आज से 200 साल पहले स्विस होरोलॉजी की शुरुआत हुई थी। होरोलॉजी यानी घड़ी बनाने की कला। फेमस स्विस घड़ियों के ब्रांड्स में से कई के ऑफिस आपको यहीं मिलते हैं। येगर-लिकोल्टा ने यहाँ अपने म्यूजियम में इस घड़ी को रखा। घड़ी के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई थी कि साल 1990 के आसपास इसे लुफ्तांजा फ्लाइट्स के एक पायलट ने मुंबई की किसी दुकान से खरीद लिया था। इसके अलावा उनके पास थी सिर्फ वो तस्वीर जो घड़ी की डायल पर बनी थी। सैकड़ों एल्बम खंगालने के बाद आखिर में तस्वीर मिली त्रिपुरा की आखिरी महारानी कंचन प्रभा देवी की, जिनका चेहरा तस्वीर से काफी मिलता था। साल 2015 में महारानी कंचन प्रभा के पोते ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि घड़ी में उन्हीं की दादी की तस्वीर है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2016 में एक और दावेदार सामने आया। मुंबई के रहने वाले निखिल धनराजगीर ने स्विस वॉच इन्फो नाम की वेबसाइट से बात करते हुए कह दिया कि घड़ी में लगी तस्वीर उनकी दादी की है। नाम जुबैदा बेगम धनराजगीर। अब ये कौन है? जीके का वो सवाल याद होगा आपको कि भारत की पहली आवाज वाली फिल्म कौन सी थी? जवाब आलम आरा। तो इस फिल्म में आलम आरा का किरदार इन्हीं जुबैदा बेगम ने निभाया था। जुबैदा ने 1937 में आई देवदास सहित करीब 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उनकी एक पहचान ये भी थी कि वो सूरत की एक रियासत सचिन के नवाब इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान की बेटी थी। उनके पोते निखिल के अनुसार जुबैदा को उनकी शादी पर यह घड़ी तोहफे में मिली थी। इन दो मुख्य दावेदारों के बीच कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरों के मिलान की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी पक्का नहीं हो पाया कि ये तस्वीर है किसकी। घड़ी आज भी येगर-लिकोल्टा के म्यूजियम में रखी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है द इंडियन ब्यूटी। इसी के साथ आज की तारीख यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में बताइएगा। साथ ही भारतीय इतिहास के बारे में जुड़ी और किन घटनाओं के बारे में आप जानना चाहेंगे ये भी हमसे साझा कीजिए। हम उन सारी चीज़ों को शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।